आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं कुर्बान अली और हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे लिंगायतों की। रियासत कर्नाटका में कांग्रेस हुकूमत ने सूबे की लिंगायत ज़ात को अलग मजहबी अक़लियत करार दिए जाने की मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश की है। वाज़ेह है कि कर्नाटक में लिंगायत ज़ात की आबादी 18% से ज़्यादा है और वो सियासी एतबार से काफ़ी अहम है। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस नागमोहन दास की सदारत वाली एक कमेटी ने रियासत में सभी लिंगायतों को मजहबी अक़लियत का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन अब इस मामले को सियासी चश्मे से लिंगायतों को हिंदू मजहब से अलग करने के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए रियासत में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात बीजेपी इसकी पुरजोर मुखालिफत कर रही है। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ हैं माहिर समाजियात प्रोफेसर आनंद कुमार, बिहार के साबिक वजीर और कांग्रेसी लीडर शकील अंसारी, बीजेपी के तर्जमान प्रवीण शंकर कपूर और सीनियर सहाफ़ी संतोष भारतीय। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सदर स्वामी चक्रपाणी और बेंगलुरु से हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी इमरान कुरैशी। हम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन आज का मुद्दा शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 4 दहशतगर्द हलाक। हलमतपुरा में सिक्योरिटी दस्तों ने घेरकर दहशतगर्दों का किया एनकाउंटर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पार्लियामेंट में सरकार का बयान। इराक में 39 हिंदुस्तानियों को ISIS ने किया कत्ल, बदूश में दफनाया गया। DNA टेस्ट से हुई शिनाख्त। VK सिंह जाएंगे लाशों को लेने के लिए। लोकसभा में हंगामे को लेकर सुषमा स्वराज पर कांग्रेस का इल्जाम। कहा, अब तक क्यों छिपाया गया? वजीर खारजा ने दिया जवाब, मैंने नहीं रखा किसी को अंधेरे में। JNU में छेड़छाड़ का मुलजिम प्रोफेसर अतुल जौहरी गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा। तलबा ने दर्ज कराया था केस। इस बार मुल्क की 85 जानी मानी हस्तियों को पद्मा अवार्ड से नवाजा गया। आज 43 तो बाकी हस्तियों को इतवार को दिया जाएगा एजाज। तकरीब में प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह समेत कई लीडरान ने की शिरकत। और अब बात आज के मुद्दे की। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने लिंगायत ज़ात को अलग मजहब का दर्जा देने की अपनी सिफारिश मरकजी हुकूमत को भेज दी है। कर्नाटक में इंतखाबात के मद्देनजर इस फैसले को काफ़ी अहम माना जा रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से पहले एक बड़ा सियासी दांव चलते हुए सिद्धारमैया सरकार ने लिंगायत और वीर शैव तबके को अलग मजहब की मंजूरी देने का फैसला किया है। पीर को सिद्धारमैया की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में यह फैसला किया गया। लिंगायत और वीर शैव का कर्नाटक की सियासत में काफी असर रहा है। रियासती हुकूमत का कहना है कि रियासती अक़लियती कमीशन की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने इत्तेफाक राय से यह फैसला लिया है। कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी के लिए मरकजी हुकूमत के पास भेजने का भी फैसला लिया गया है। 12वीं सदी में समाज सुधारक बसवन्ना ने हिंदुओं में जात पात के नाम पर फैली बदनज़मी के खिलाफ तहरीक छेड़ी थी। उनके मानने वाले ही लिंगायत कहे जाते हैं। माना जाता है कि लिंगायत और वीर शैव एक ही हैं। वहीं लिंगायतों का मानना है कि वीर शैव की मौजूदगी बसवन्ना से भी पहले थी। वीर शैव भगवान शिव की पूजा करते हैं। लिंगायत शिव की पूजा नहीं करते, बल्कि अपने शरीर पर स्त्रीलिंग पहनते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस तरह के लालच में लोग नहीं फंसेंगे। हिंदुस्तान के लोगों की लोकतांत्रिक समझ काफ़ी अच्छी है और जब जब उनकी समझ की परीक्षा हुई वो सफल हुए। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रलोभनों में कर्नाटक के लोग और देश के लोग नहीं आएंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले को इलेक्शन या सियासत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लिंगायत समाज को उनकी मांग के अनुरूप साक्ष्यों और तथ्यों की जांच के बाद, पूरे प्रोसेस की कंप्लीशन के बाद उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है।
सिद्धारमैया जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरे साक्ष्यों, तथ्यों और प्रोसेसेस को फॉलो करके लिंगायत समाज को माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। कर्नाटक में 17% आबादी लिंगायत तबके की है। कर्नाटक की 224 सीटों में से 100 पर लिंगायत वोट अहम माने जाते हैं। मौजूदा असेंबली में 52 लिंगायत अरकान असेंबली हैं। इस फैसले से बीजेपी में खलबली सी मच गई है। जहां एक तरफ कर्नाटक हुकूमत लिंगायत वोटों की मदद से इख्तिदार में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी इसे उसके वोट बैंक की काट की तरह भी देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और अभी जैसा आपने सुना कि रियासत कर्नाटका की हुकूमत ने लिंगायत ज़ात को मजहबी दर्जा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये तजवीज़ मरकज़ी हुकूमत के पास भेजी है। इस पर और ज़्यादा तफसील के लिए सीधे चलते हैं बेंगलुरु, जहां मौजूद हैं सरकर्दा सीनियर सहाफ़ी इमरान कुरैशी। इमरान कुरैशी साहब, इसकी तफसीलात बताएंगे कि ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। जस्टिस नागनाथ की कमेटी भी इसमें बनाई गई थी, जस्टिस नाग मोहन दास की कमेटी, और उसके बाद ये फैसला आया है। इसको किस तरह से सियासी तौर पर देखा जा रहा है? ये जो मांग है, ये बहुत सालों से मांग चल रही है। लिंगायत समाज में जो लोग बैकवर्ड क्लासेस या दलित समुदाय से कन्वर्ट हुए लिंगायतिज्म को, वो लोगों की वो लोग बहुत सालों से मांग लेके आ रहे हैं। मगर पिछले एक साल में कांग्रेस पार्टी शायद चुनाव को नजर में रखते हुए उन्होंने इसको थोड़ा हवा लगाए हैं। तो उसके वजह से ये मामला जस्टिस नागमोहन दास के एक्सपर्ट कमेटी के सामने गया और वहां यह निर्णय लिया गया कि जो भी लिंगायत समाज और वीरशैव लिंगायत समाज के लोग हैं जो बसवण्णा को मानते हैं, मतलब ये कि वहां उसमें फर्क ये है कि जो जंगमा जो ब्राह्मण समाज से जो कन्वर्ट हुए लिंगायत समाज को, वो लोग बसवण्णा को उनके पैगंबर की तरह मानते नहीं हैं। तो उस तबके को अलग रख के बाकी जो भी बसवण्णा को मानते हैं उन लोगों को ये माइनॉरिटी स्टेटस देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास इमरान कुरैशी। स्वामी चक्रपाणी साहब, आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। आपको कर्नाटक हुकूमत के इस फैसले से कोई एतराज है? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा तो बड़ा स्पष्ट हिंदू महासभा का मानना है कि हिंदू की जो परिभाषा हमारे यहाँ क्या सिंधु सिंध पर्यत्ता यश भारत भूमि का पितृभू पुण्यभू, जो इस देश को पितृभू और पुण्यभू मानता है वो यहाँ पे वो है और इसका विकास चाहेगा। और उसी में जैसे सिख हुए, सिख को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है, हमारे यहाँ जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, यहाँ तक कि बंगाल में आर्य समाज को भी मान्यता दी गई है अल्पसंख्यक को। इससे देखिए उस पंथ का जो है विकास होता है। तो लिंगायत को वहां पे और जिस प्रकार से दिया गया है वीरशैव को, लिंगायत को मान्यता एक अलग पंथ की, तो इससे उस समाज का वो बल मिलेगा और हमारे वो हिंदू समाज और सनातन का ही अंग है और इससे उनके विकास होगा और अपने संस्कृति और इसका धर्म का प्रचार करने में वो मिलेगा। तो इसका स्वागत होना चाहिए और अच्छा कदम है। जी, प्रवीण कपूर साहब, भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में क्या स्टैंड है? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए किया है, क्योंकि आपके जो लीडर हैं येदियुरप्पा साहब वो इसी कम्युनिटी से आते हैं और खुद पहले वो इस बात की हिमायत कर चुके हैं। विषय ये नहीं है कि लिंगायत को उनकी मांग के अनुरूप आज ये है माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। आपको दो चीजों को एक साथ देखना होगा। अभी 15 दिन पहले सिद्धारमैया साहब को अपनी सत्ता के आखिरी 3 से 4 महीने के दौर में कर्नाटक के लिए अलग झंडे की जरूरत पड़ी। कश्मीर में इसको लेकर के ऑलरेडी इस देश में एक विवाद है, मगर कर्नाटक में यह झंडे की बात लाई गई। आज जब अब मुश्किल से हम 90 या 100 दिन दूर रह गए हैं चुनाव से, ये लिंगायत का मसला आ गया, ये डिवाइड एंड रूल।
और इसमें मैं एक पृष्ठभूमि में पीछे ले जाना चाहूंगा। तो इसमें एतराज क्या है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कहीं कोई आपत्ति नहीं कर रहे। हम मगर देश के सामने कुछ फैक्ट रख देना चाहते हैं। नहीं, जैसे चक्रपाणी साहब स्वागत कर रहे हैं। 1900 लिंगायत लोगों का जी बहुत बर्चव कर्नाटक की राजनीति में सन 60 की दशक से देखा जा रहा था। सन 77 में इसी कांग्रेस पार्टी ने देवराज उर्स के जमाने में लिंगायतों की काट करने के लिए एक अलग राजनीतिक इक्वेशन डेवलप की थी। आज इन्हें लिंगायत याद आ रहे हैं। नहीं, तो इसमें ये एतराज जब क्या है? जैसी जरूरत हुई इस वक्त वो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अगर अच्छा काम हो देर आए गया। दुरुस्त आए वाली बात ही नहीं है जी, ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात नहीं है जी। आप इसे इस तरीके से देखिए कि जब जैसा मौका हुआ वैसा चश्मा लगा लिया। ये ठीक राजनीति नहीं है। वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, आप भी करती हैं। शकील अंसारी साहब, ये जो इल्जाम है आपके ऊपर कि एन इलेक्शन के वक्त आप 4-5 साल से वहां हुकूमत में थे, इस काम को पहले भी कर सकते थे, लेकिन एन इस वक्त और अभी भी ये दर्जा मिला नहीं है उसको, मरकजी हुकूमत के पास आएगा और मरकजी हुकूमत पता नहीं चाहेगी कि नहीं चाहेगी, वापस भी कर सकती है। तो आखिर ये आप सियासी दाव क्यों खेल रहे हैं? क्या इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, हर चीज को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में है जी, तो एक चश्मा है कि इलेक्शन से देखते हैं, लेकिन 5 साल पहले अगर सरकार बनती है तो कई काम करते रहते हैं। कोई काम आखिर में भी होता है, कोई पहले दिन होता है, कोई आखिरी दिन भी होता है। सरकार को तो अपने टेन्योर में कुछ काम करने हैं तो वो करेंगे। तो आपका वोट बैंक बनाने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, इलेक्शन से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। सवाल पैदा होता है कि अगर बीजेपी को, जैसे चक्रपाणी महाराज को कोई शिकायत नहीं है, हिंदू महासभा को कोई शिकायत नहीं है, अभी बीजेपी के हमारे भाई कह रहे थे शिकायत नहीं है, ठीक है, वक्त की बात है। अगर हम देर से ही अच्छा काम किया है तो आप स्वागत कीजिए और केंद्र की सरकार उसको फौरन अप्रूवल दे दे। प्रोफेसर आनंद कुमार साहब, आप माहिर समाजियात हैं और सोशल स्टडीज आप हर सूबे की, हर मुल्क की करते रहते हैं। ये जो कदम उठाया गया है रियासत कर्नाटका की हुकूमत की जानिब से, किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये बहुत दिलचस्प पहल है जी, क्योंकि लिंगायत समाज ने वोकलिगा समाज के साथ मिलकर के 1960 के दशक से 1990 के दौर में आधा दर्जन कमीशन बैठवाए कि हमको ओबीसी में शामिल करो और ओबीसी के नाते हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि पिछड़े वर्ग के नाते जो सुविधाएं मिल सकती थी उनसे इनका काम नहीं चल रहा है, तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी स्टेटस की तरफ इनका रुझान है। जहां तक दास कमीशन की बात है, मुझे मालूम नहीं कि उसमें इतिहासकार और समाजशास्त्री थे कि नहीं थे। अगर खाली रिटायर्ड जज साहब ने ये फैसला किया और उनके साथ 1-2 अफसरान, 1-2 नेता लोग रहे, तो ये फैसला कुछ ध्यान मांगता है, जांच मांगता है। जहां तक केंद्रीय सरकार की बात है, ये सचमुच बहुत बढ़िया सियासत की है सिद्धरामैया जी की हुकूमत ने। उन्होंने अपनी तरफ से तो भेज दिया, अब ये केंद्र सरकार को न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। जो जमात पिछले 1 शताब्दी से कर्नाटक के समाज व्यवस्था में ओबीसी दर्जे के आसपास थी, अब अगर वो एक अलग धर्म के नाते अपनी पहचान बनाने के लिए हुकूमत की मंजूरी पा रही है, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन की गूंज देश के अन्य हिस्सों में भी होगी। ठीक। संतोष भारती साहब, आप इस कर्नाटका हुकूमत की पहल को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये एक चीज़ हुई जिसके लिए काफ़ी ज़माने से मुतालबा किया जा रहा था, डिमांड की जा रही थी, लेकिन अगर इसी तरह से चीज़ें होती रहीं तो लोग कहेंगे कि साहब ओबीसी को लेकर के पहले ही देश में कई आंदोलन चल रहे हैं, कहीं गुजर मांग कर रहे हैं, कहीं जाट मांग कर रहे हैं, कहीं कोई और समुदाय मांग कर रहा है, तो एक तरह का एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो क्या इसके पीछे सिर्फ सियासत है या वाकई एक नेक नियति है? अब देखिए क्या है, ये तो आनंद जी और हमारे बाकी दोनों साथी बताएंगे, पर मैं इसको जिस नजरिए से देख रहा हूँ मुझे बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार बौखला गई है।
बौखला इसलिए गई है कि वो जिस लाइन पे चल रही थी, याद कीजिए टीपू की तलवार और क्या 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 क्या, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश थी कर्नाटक में। पहली बार हिंदू हिंदू बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वो परेशानी है, दरअसल परेशानी है एग्जिस्टेंस की, नंबर 1। दूसरा, स्वामी चक्रपाणी को सुनकर के मुझे एक और ताजुब हो रहा है कि स्वामी जी मशहूर तो हुए हैं दाऊद की कार जलाने से लेकर के देश में हिंदू महासभा के। स्वामी जी के बारे में अब तक धारणा थी कि ये संघ और भारतीय जनता पार्टी से इनकी गलबहियां ज्यादा हैं, पर आज ये सुनकर के कि वहां पर इस का स्वागत कर रहे हैं, इस कदम का, ये मजेदार स्थिति मुझे लग रही है और शायद ये देश के लिए एक नई जानकारी भी। तीसरी चीज खुबरान भाई, मुझे एक चीज जान के आश्चर्य हुआ, मैं इतिहासकार तो नहीं हुआ ना जी, पर ये जान के देश में शायद कहीं ऐसा नहीं है, उत्तर भारत में तो नहीं है, आप अगर दलित हैं तो आप क्षत्रिय में नहीं शामिल हो सकते, आप बैकवर्ड हैं तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। वहां लिंगायत में इन्होंने जो बताया आपके संवाददाता ने कि दलित भी कन्वर्ट हुए लिंगायत में और ब्राह्मण भी कन्वर्ट हुए लिंगायत में, तो ये जो सत्य है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन ये जान के मुझे अच्छा लगा कि कोई एक जगह है, कोई एक सामाजिक वर्ग है, भले ही हम उसे जाति कहें या जो कहें, उसमें कोई दूसरे वर्ग का आदमी पहुंच सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, जो उत्तर भारत में तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। जी इमरान, एक बात फिर जरा इसकी वजाहत कर दें। जैसा संतोष भारती साहब ने कहा कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि आप अपना मजहब बदल सकते हैं लेकिन अपनी ज़ात नहीं बदल सकते। ज़ात जो है वो एक परमानेंट चीज़ मानी जाती है और उसका ताल्लुक आपकी पैदाइश से होता है, जो जिस घर में पैदा होता है उसको उस ज़ात का माना जाता है। तो क्या ये इतनी बड़ी तादाद में मुमकिन हो पाएगा कि जो लोग दलित हैं या बैकवर्ड हैं या अपर कास्ट के हैं और इस फ़िरक़े में यकीन रखते हैं, इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, इस मज़हब को मानते हैं, उनको ये रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाएगा या ओबीसी का दर्जा मिल जाएगा? जी, मामला ये है, पहले ये बात समझना चाहिए कि जब लोग कन्वर्ट हुए लिंगायतिज्म को, जो बसवन्ना के उसूलों पे आए, तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये लोग किसी एक रिलीजन के बारे में वो नहीं देखेंगे। इसमें इक्वालिटी थी एक तरीके से, और दूसरी बात रिलीजन मतलब किसी आइडल वर्शिप भी नहीं थी। तो एक उनका जो तरीका था वो भगवान को याद करने का, वो याद कर रहे थे। मगर जो लोग जो वैदिक संस्कृति जो करने शुरू किए, जो जंगमा, जो ब्राह्मण के तबके के लोग जो लिंगायत समाज में आए, तो वो लोग शिवा को माने, मगर वो लोग बसवन्ना को नहीं माने कि वो एक पैगंबर हैं। तो जो लोग बैकवर्ड क्लासेस से आए और दलित समुदाय से आए, देखिए उसमें लिंगायत समाज में आज करीब 99 जाति के लोग हैं, उसमें से करीब 50 से 60 जाति के लोग हैं जो ओबीसी हैं या दलित समुदाय के हैं। तो उन लोगों को जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिला लिंगायत समाज के लिए, वो बेनिफिट इस तबके के लोगों को नहीं मिला है। तो इसीलिए ये ज्यादातर अपर का जो धनी लिंगायत हैं उनको सिर्फ मिला है जी। तो इसीलिए ये एक तरीके से एक कम्युनिटी उनके मतलब लिंगायत समुदाय में ही एक तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था। तो इसी वजह से ये डिमांड आया है। ठीक है, आप रहे इमरान कुरैशी, हम आते हैं दोबारा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, जी सलाम पर आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और उसमें हम बात कर रहे हैं रियासत कर्नाटका में जो लिंगायत समाज को मजहबी ज़ात का दर्जा दिया गया है उसके बारे में। एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप जी सलाम पर देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज हम बात कर रहे हैं रियासत कर्नाटका में लिंगायत समाज को जो मजहबी
एक ज़ात का दर्जा दिया गया है, माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है, उसके बारे में। शकील अंसारी साहब, आप तो बैकवर्ड कमीशन के मेंबर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों को ये तजस्सुस है, ये जानना चाहते हैं कि अभी तक तो ये सुनने में आया था कि साहब आप मज़हब बदल लेते हैं लेकिन ज़ात नहीं बदली जा सकती। अब यहाँ आप एक मजहबी आदमी होने की बात कर रहे हैं, दावा करते हैं, और फिर उसको आप ज़ात बिरादरी में ले जा रहे हैं, यानी बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। क्या ये मुमकिन है? और इस मामले में आपका कमीशन का क्या स्टैंड रहा है? देखिए, जो हिंदुस्तान के संविधान में जो ओबीसी का कंसेप्ट आया है, जो अमेंडमेंट से जी, उसमें ये बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन है। वो समझते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया यानी गरीबी उसके लिए है, जबकि गरीबी नहीं है। सामाजिक जो स्तर है, अनइक्वालिटी है, हे दृष्टि से देखना है, वो क्राइटेरिया है। तो ये जो ग्रुप बन रहा है, पहले मजहबी रूप लिया है, उसमें कई कम्युनिटी कास्ट, जो छोटी कास्ट जो आप कह रहे हैं आज भी चेंजेबल नहीं है, तो उसके अंदर जो लिंगायत हैं, उसमें कुछ लिंगायत ऐसे हैं जो ओबीसी से संबंधित हैं, कुछ दलित समाज से भी संबंधित हैं, और ज्यादातर वो जो फॉरवर्ड कम्युनिटी से संबंधित है। तो जो छोटी कम्युनिटी ओबीसी के क्राइटेरिया में आते थे, तो उनके छोटे छोटे ग्रुप को शामिल किया गया है पहले ही ओबीसी के स्टेट के और सेंट्रल की लिस्टों में। अब जो लिंगायतों का मानना था कि अब हमें जो प्रिविलेज शायद मिले, जो सोच हो सकती है कि ये ओबीसी से इसलिए नहीं हो सकती है कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले दिन राम सिंह केस के में आ गया है जजमेंट, कि अब इसको जरा बॉक्स को बंद कीजिए, खिड़की को बंद कीजिए, अब ये खोलिए नहीं कि सब घुसने की कोशिश करें जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सही नहीं है जी। तो अब उनको लगता होगा, कई लोगों को लगेगा कि ओबीसी तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस सामाजिक ताने बाने में उनको लाभ कैसे हो। लेकिन जहां तक लिंगायत का ताल्लुक है, ये 12वीं सदी से एक आंदोलन है और 147 साल से यह डिमांड था कि उनको अलग मजहबी हैसियत से तस्लीम किया जाए। ठीक, प्रवीण शंकर कपूर साहब, सियासत की बात ना भी करें तो इस तरह की जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आपकी पार्टी का क्या रुख है, किस तरह से उसको हल किया जाना चाहिए? क्योंकि अभी शकील साहब ने बताया कि 800 बरस से ज़्यादा पुराना मामला है और 150 साल से ये मांग की जा रही थी, यानी अंग्रेज़ के वक्त से ये मांग की जा रही थी। तो आखिर इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि खुद येदियुरप्पा साहब इसका समर्थन कर चुके हैं, हिमायत कर चुके हैं। वो आज भी उसकी हिमायत कर रहे हैं जी। देखिए, मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 1% भी इस बात पर आपत्ति नहीं है कि यदि कोई समाज, कोई धर्म या कोई जाति के लोग अपने लिए कोई स्टेटस चाहते हैं, हमें उसे अकॉर्ड करने में कोई परेशानी नहीं है जी। मगर आप इस देश को अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो एक ईमानदारी पे तो आएंगे ना। 100 दिन में ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने एक पत्ता खेल दिया, यू आर प्लेइंग अ कार्ड, इट्स अ इलेक्शन कार्ड। तो आप जानते हैं कि केंद्र इलेक्शन से पहले पहले इसको मान्यता नहीं दे सकता। आप सिर्फ उसका राजनीतिक लाभ, राजनीतिक प्रपंच बनाना चाहते हैं। कांग्रेस इसमें एक माहिर पार्टी है, डिवाइड एंड रूल उन्होंने अंग्रेजों से सीखा, उसी पे काम करा। आज तो फिर वही आपको इसके तरीकेकार पे एतराज है, यानी आप उसके हक में है? हक में है नहीं है, मैं ऐसा कोई बयान यहां नहीं दे रहा हूं, मगर मैं एक बात, येदियुरप्पा साहब ने उसकी हिमायत की है। येदियुरप्पा साहब आपकी पार्टी के नेता नहीं, बिल्कुल मेरी पार्टी के नेता है, मैं उनकी बात, मगर पार्टी का एक राष्ट्रीय चिंतन भी होता है। कई बार वो चिंतन एक राज्य विशेष पर सीमित नहीं रखना चाहिए। एक राष्ट्रीय चिंतन की बात है कि इस मुद्दे पर क्या ये सही समय है ये फैसला करने का? क्या इस सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वो 100 दिन में ये अकॉर्ड करा सके? जो दिल्ली में हमारे केजरीवाल जैसे लोग खेल खेलते हैं, आज सिद्धरमैया वही खेल कर्नाटक में खेल रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी साहब, 3 सेकंड लेऊंगा मैं जी, 3 सेकंड से मैं ये कह रहा हूं कि जब सुबह से मैं चैनल पर देख रहा हूं और कई जगह मैं शामिल था, जब बीजेपी के प्रवक्ताओं ने विरोध किया इसका, तो उस वक्त भी ये सवाल है कि बीजेपी का क्या स्टैंड है, वो क्लियर होना चाहिए। भाई बीच की बात कर रहे हैं, येदियुरप्पा जी का अलग स्टैंड है, आपका केंद्र का अलग स्टैंड है, और टीवी पर आप क्लियर स्टैंड नहीं बताएगा तो जनता को गुमराह होगी। एक बात।
दूसरी बात यह है कि टाइम फैक्टर है ना, आना तो रेजोल्यूशन आप ही के पास है केंद्र की सरकार को, आपको पसंद नहीं है तो रिजेक्ट कर दीजिए, अगर पसंद है तो स्वीकार कर लीजिए। शकील साहब, आप यह बता दीजिए फिर इसी फोरम पे बैठ करके कि 4 साल 8 महीने 20 दिन तक आपने इसको क्यों दबा के रखा? यह मांग 800 साल पुरानी है। आपने अभी कहा था 4 साल 8 महीने से इन्हीं सिद्धरमैया साहब की सरकार थी, क्यों इसे दबा के रखे बैठे रहे? आप ले आते पहले। बहुत मुख्तसर जी, आपने झारखंड, बिहार, उत्तराखंड के बंटवारा की आपने देखा होगा, रेजोल्यूशन स्टेट में पास हुई थी, किस वक्त हुई थी? कई बड़े डिसीजन होते हैं इलेक्शन के पहले। राज्य की डिवीजन है, यानी कि अब आप ये बात मान रहे हैं कि ये एक बड़ा डिसीजन है और आपने जानबूझकर इसे चुनाव से जोड़ करके जानबूझ के नहीं मैंने किया, आपने स्वयं स्वीकारा है। देखिए, मैंने इल्जामात लगा रहे हैं। हम बात मुद्दे की करते हैं। स्वामी चक्रपाणी साहब, आपकी हिंदू महासभा कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन लड़ेगी, ये मैं जरा जानना चाहता हूं, और अगर लड़ेगी तो वहां इस मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमारे कर्नाटक का अध्यक्ष तो हैं वहां पे, और वो तो हर साल चुनाव जो होता है तो उनके हम अधिकार देते हैं, लड़ना चाहे तो लड़वाते हैं प्रत्याशी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं कि वो चुनाव को देखते हुए, देखो चुनाव तो वर्ष भर कहीं न कहीं चलते रहते हैं, और ये मांग जो है सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। लिंगायत तो सनातन हमारी हिंदू परंपरा के एक अंग है, जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में काफी कार्य किए, और एक ऐसा पंथ बना, एक समुदाय बना जो अपनी उनकी एक अलग तरीके हैं, पूजा पद्धति है, लेकिन वो सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी तिलक भी लगाते हैं, भगवा भी वो करते हैं, सब मंदिर भी बनाते हैं। अब कहने का मतलब कि अगर जो अल्पसंख्यक का दर्जा उनको मिलता है तो मजबूत होंगे, वो मजबूत होंगे तो हमारा विराट जो हिंदू समाज है वो मजबूत होगा। हम उनको लिंगायत को अगर अलग थलग सैकड़ों वर्षों से जो पड़ा हुआ है, हम इसलिए न दे कि जी अब चुनाव आने वाला है इसलिए न दे। हम तो सीतारमैया सरकार को हम बधाई देते हैं कि कम से कम चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने वो किया, और केंद्र सरकार को भी ये चाहिए कि तत्काल इसको संज्ञान में लेकर के उसको आगे बढ़े, और लिंगायत समाज को अलग पंथ की मान्यता देती है तो उससे वो समाज हमारा मजबूत होगा, और उनको वो संख्यक का वो हर संसाधनों का वो मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जिसपे वो आगे बढ़ने का, अपने कल्चर और अपनी पंथ को आगे बढ़ाने के लिए जो हिंदुत्व से ओतप्रोत है वो आगे पूरे विश्व में फैलेगा। तो हमें लगता है कि उसका स्वागत करने चाहिए और उस पर राजनीतिकरण नहीं करने। स्वामी जी, संतोष भारतीय साहब यहाँ स्टूडियो से आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी संतोष स्वामी जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सनातन जी हिंदू, और लेकिन ये सनातन हिंदू कहां से इंट्रोड्यूस कर दिया? हम तो हिंदुत्व की बात सुन रहे हैं, संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये सब तो हिंदुत्व की बात करिए, सनातन हिंदू आपने कहां से डाल दिया? नहीं, देखिए हम तो देखिए धर्म तो है सनातन धर्म ही है, जो तिलक लगाता है, जो मूर्ति की उपासना करता है, जो इन मान्यताओं का। हिंदू तो आसिंधो सिंध प्रयत्ता यस भारत भूमिका पितृभु पुण्यभू, जो पितृभु पुण्यभू मानता हो वो सब हिंदू है। जैसे कोई सिख है तो सिख हिंदू हुआ, जैन है तो जैन हिंदू हुआ, बौद्ध है तो बौद्ध हिंदू हुआ, आर्य समाजी जो है आर्य समाजी हिंदू हुआ। हिंदुस्तान में हर रहने वाले जो पंथ, अब लिंगायत अगर जो पंथ बन गया तो लिंगायत हिंदू हुए, लेकिन ये हिंदू सब यहाँ पे रहने वाले हिंदू हैं, लेकिन वो अपनी पंथ के अनुसार अपनी पूजा पद्धति कर सकते हैं, और लेकिन सब एक हिंदू, विराट हिंदू वट वृक्ष के नीचे वो है। और सनातन वो है जो हम सनातन धर्मी जो सिर्फ मूर्ति का पूजा करते हैं, जो राम कृष्ण और विष्णु को मानते हैं, ये हम सनातनी हो गए। तो स्वामी जी ये भी जरा बता दीजिए कि फिर इस मुल्क में रहने वाले जो गैर हिंदू हैं, लेकिन बाकी आर्य समाज है, नहीं, जो गैर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, और भी कुछ मजहब है, तो उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि वहां अरब वाले तो हम मुसलमानों को भी हिंदी कहते हैं। हाँ, नहीं वो, हाँ बिल्कुल आप ठीक बात करें, वो अलग संप्रदाय है, वो संप्रदाय है, और लेकिन ये जो हमारे जो विराट जो वो है ये पंथ है, और वो अलग संप्रदाय है, वो अलग मान्यता को मानने वाले अलग संप्रदाय, लेकिन उनका पितृभू और पुण्यभू भारत नहीं है। कि जैसे इस्लाम है उसका मक्का है पुण्यभू, वो मक्का के उसको पवित्र भूमि मक्का मानता है, ईसाई है वो यरूशलेम मानता है, लेकिन जो यहाँ पे सिख हैं, जैनी है, बौद्ध है, आर्य समाज है, लिंगायत है, ये पितृभू और पुण्यभू दोनों भारत है।
इसलिए ये पूरे वट वृक्ष हमारा हिंदुत्व है और उसके नीचे जो है सभी प्रकार के पंथी रह सकते हैं और इनको हर प्रकार की और अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने से उनका विकास होगा तो हिंदुत्व आगे बढ़ेगा। तो बीजेपी को तो इस चीज को कंसेप्ट को समझना चाहिए। अब येदियुरप्पा जी कुछ और बोल रहे हैं और लोग और बोल रहे हैं, तो इससे हमें लगता है कंफ्यूजन होगा। अगर अपने हिंदुत्व को मजबूत बनाना है तो अल्पसंख्यक का दर्जा मिल रहा है तो उसका स्वागत करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक। प्रोफेसर आनंद कुमार, अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। जो बुनियादी सवाल संतोष भारती साहब ने उठाया कि आखिर ये मामला है क्या और ये जो जिस तरह से हल करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो वाकई उसी अंदाज में है जिस तरह से पिछले 70 सालों में आरक्षण के सवाल पर या मंडल आयोग के सवाल पर जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में की गई, वही ऐसे ही ये इसमें भी हो? नहीं, इसमें धर्म और जाति के बीच का जो समाज वैज्ञानिक फर्क है उसको हम राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जैन धर्म के मानने वालों को अल्पसंख्यक दर्जे का मौका मिल गया, उनके मूल सूत्रधार अलग 24 तीर्थंकर, उनकी किताबें अलग, उनकी आस्था अलग, उनकी उपासना पद्धति अलग। उसी के समानांतर ये बसवन्ना को मानने वालों का वीर शैव हों या लिंगायत जिनको आप कहें, स्रोत तो सुधारवादी था, जाति विहीन समाज का था, वेद और मूर्ति पूजा के खिलाफ बगावत का था। लेकिन पिछले 200 साल में अंग्रेजों की जनगणना की पद्धति में मोटे तौर पर ऐसी जमातों को उन्होंने अपने तरीके से हिंदू में शामिल किया, जैसे कई जमातों को मुसलमान में शामिल किया। वो जमातें खुद अपने को क्या समझती हैं ये जानने की तकलीफ उस समय नहीं हुई। 1951 में उस कोशिश को जारी रखा गया। आज राजनीति में संख्या बल है और सत्ता से कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। कभी आप ओबीसी में जाएं या शेड्यूल ट्राइब में जाएं या शेड्यूल कास्ट में जाएं या माइनॉरिटी रिलीजन में जाएं, तो ये एक बड़ी घटना है। इसका परिणाम हिंदू धर्म के अंदर जो एक बहुसंख्यक धर्म है, जो हाशिए के समुदाय हैं, जो राजनीतिक फैसलों के कारण हिंदू घोषित हुए, उनमें अपने को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जी संतोष भारती साहब, बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है कि सारा मामला जो है वो राजनीतिक कारणों से राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, सरकार बनाने के लिए किया जा रहा है। कुर्बान साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं मित्र से नहीं पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि मुद्दे तो अपनी सुविधा के हिसाब से उठाए जाते हैं। हर अकाउंट में 15 लाख 20 लाख आ जाएगा, बाद में वो जुमला हो गया, यानी झूठा हमने कहा था ये साबित कर दिया जिन लोगों ने ये सवाल उठाया था। दूसरा सवाल, राम मंदिर का हम मुद्दा क्यों उठाते हैं? चुनाव के समय उठाते हैं। हम 370 हम कर सकते हैं क्या? लेकिन हमने 370 का मुद्दा उठा दिया चुनाव जीतने के लिए। हम कॉमन सिविल कोड कर सकते हैं क्या? ये संसद कर सकती है क्या? किस तरीके से? लेकिन हमने मुद्दा उठा दिया। उसी तरीके से उन्होंने देखा कि जब आप हिंदू और मुसलमान इतनी तेजी से कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, तो हम हिंदू के बीच में करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, सारे मुद्दे राजनीति के हैं, राजनीति से ही जुड़ते हैं, राजनीति से ही खत्म होते हैं। इसलिए सवाल तो यहां दिमाग की बाजीगरी का है। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके चक्कर में या जिसके जाल में ये बीजेपी भी फंसी है और कांग्रेस ने तो खेल ही दिया। अब वहां पे आप हिंदू मुसलमान कम से कम इस चुनाव में नहीं कर सकते। इस चुनाव में आपको हिंदू का सामना हिंदू से करना पड़ेगा। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी सलाम पर इस वक्त बड़ा मुद्दा में हम बात कर रहे हैं लिंगायत को मजहबी दर्जा दिए जाने की। जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम और जी सलाम के प्राइम टाइम शो में हम बात कर रहे हैं रियासत कर्नाटका की तरफ से जो लिंगायत ज़ात है वहाँ की, उसे एक माइनॉरिटी और रिलीजियस स्टेटस दिया गया है, उसके बारे में दिए जाने की बात की जा रही है। अभी वो रेजोल्यूशन मरकज़ी हुकूमत के पास जाएगा और मरकज़ी हुकूमत को हतमी तौर पर यह फैसला करना है कि आया रियासत कर्नाटका की हुकूमत ने जो फैसला किया है उस पर अमल दरामद किया जाए या नहीं।
आनंद जी, सवाल ये उठता है कि चूंकि हर बात हमारे देश में राजनीति से जुड़ करके होती है और जाहिर है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसको भी आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। सवाल ये है कि जो ट्रेंड रहा है कर्नाटका में सियासत का, वोटिंग का, उसके मद्देनज़र क्या ये जो कार्ड खेला गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसका उसे कोई सियासी फायदा भी होगा? निश्चित तौर पर इसका लाभ इसलिए होगा कि लिंगायत समाज को एक तरह से विरोधी समुदाय की गुंजाइश में रख दिया गया था, क्योंकि उसके सबसे बड़े नेता श्री येदियुरप्पा थे। उनके मुख्यमंत्री काल में उनका शासन कार्य आलोचना का शिकार बना और लोकपाल ने उनको एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोपी ठहराया और पूरे लिंगायत समाज की छवि पर उसका असर पड़ा। अब कांग्रेस ने लिंगायतों को संबोधित करने का नैतिक साहस दिखाया है और उसमें उनको वोकलिगा के साथ क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा, जो एक माने में अपने को कांग्रेस से जुड़ा मानते थे और जनता दल सेकुलर से जुड़ा मानते थे और वो लोग मिलकर चल रहे थे। अभी जनता दल सेकुलर ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो कर्नाटक की राजनीति में एक नई गतिशीलता आएगी जो 900 साल के इतिहास की जो उथल पुथल है उससे हमको उसका सामना करने की मजबूरी पैदा करेगी और राजनीति और समाज नीति के बीच में एक जो पुल बनना चाहिए, टिकाऊ पुल बनना चाहिए, जैसे मंडल में बनाने की कोशिश हुई, उस तरह का पुल कर्नाटक में बन रहा है और इसका परिणाम जैसा मैंने कहा कि उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में भी सामने आने की गुंजाइश रहेगी। जी, रविंद्र शंकर कपूर साहब, 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने यूं सीधे तौर पर तो उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसे कमंडलवादी शक्ति के रूप में देखा गया। अभी ये जो कर्नाटक में हुआ है और जिसको आप कह रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से कांग्रेस पार्टी ने किया है, आपको लगता है कि आप वहां सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, क्या आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, लिंगायत कम्युनिटी, आपको एक बात समझ लेना होगा, येदियुरप्पा जी के कारण पहले से ही बीजेपी के साथ थी। अच्छा, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक उथल पुथल नहीं होना है। हम जो बात कह रहे हैं, हम एक नैतिकता की बात कह रहे हैं कि ये समय की बात हमने रखी है। हमने इससे ज्यादा ना इसका कोई समर्थन किया है ना विरोध किया है। और कर्नाटक में सरकार का बदलना सुनिश्चित है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लिंगायत लोग भी जानते हैं, कर्नाटक के लोग डेवलपमेंट की कमी, करप्शन के कारण बहुत ज्यादा परेशान है सिद्धरमैया सरकार से और कहीं ना कहीं वो हार की स्वीकृति ने ही कांग्रेस को आज यह डिसीजन आनन फानन में लेने के लिए मोटिवेट किया है। जी। हार सुनिश्चित है। आप कोई भी ऐसा वक्ती निर्णय ले लीजिए, हार फिर भी आपकी होगी। लिंगायत लोगों को पता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और वो उसी को समर्थन देंगे। शकील अंसारी साहब, देखिए, बीजेपी की बौखलाहट ये बता रही है कि वो इलेक्शन के पहले इलेक्शन में खड़े होने लायक भी नहीं रहे। सवाल पैदा ये होती है कि एक डिसीजन आप खुद भी समय आप अपने दल की नहीं, आपकी बात कह रहा दूसरों के बारे में टिप्पणी ना निश्चित आपने कहा हमारी चिंता आपको थी तो मैं आपकी चिंता जरूर कर लूं कि आपने जैसे बताया कि कोई फर्क नहीं। कर्नाटक की सरकार जनता के हित में बहुत की है काम। पूरे देश में पहली सरकार है जिसमें ओबीसी समेत वो हम देख रहे हैं, लगातार आप बोल रहे थे, उनको भी बोल दीजिए। जी, ओबीसी कम्युनिटी का कास्ट सर्वे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बावजूद कर्नाटक की सरकार ने बहुत खूबी अंजाम दिया, जिसके अच्छे जितने योजनाएं अब ओबीसी समुदाय के लिए कर्नाटक में बनने की शुरुआत हुई है उसको केंद्र को भी उससे रास्ता मिलेगा। एक इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार करप्शन की सरकार तो मध्य प्रदेश में भरी पड़ी है, जहां आप बराबर दावा करते हैं। व्यापम क्या है? तो इसलिए करप्शन की बात अच्छी नहीं लगती है। 11,000 करोड़ रुपया ले के एक आदमी भाग के चला गया। कर्नाटक में किस मुद्दे पर आप चुनाव जीतने वाले हैं वो निश्चित रूप से जो कर्नाटक की सरकार है उसने जनता के हित में काम किए हैं, किसानों के लिए काम किए हैं, ओबीसी कम्युनिटी को एड्रेस किया है और लिंगायत कम्युनिटी को जो बहुत पुरानी मांग थी उसको बहुत ही सोच के समझ के कमीशन बहाल करके उसके निर्णय लिया है
अब आपको स्वीकार करना है, केंद्र की सरकार है, आप स्वीकार कीजिए, नहीं करना है कह दीजिए कि मैं लिंगायतों की मांग को नहीं मानता हूं। फैसला तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आपके बारे में लोगों ने क्या सोचा और कितना विश्वास, कितना यकीन आपके अंदर जाहिर किया। संतोष भारती साहब, कर्नाटक एक बड़ी दिलचस्प रियासत है जहां एच.डी. देवेगौड़ा की भी एक पार्टी है, जनता दल सेक्युलर। हालांकि वो बीजेपी के साथ मिलकर भी हुकूमत बना चुकी है, कांग्रेस के साथ मिलकर भी हुकूमत बना चुकी है और आज वो एक थर्ड फोर्स के तौर पे वहाँ खड़ी हुई है। और जैसा आनंद जी ने कहा कि वो बीएसपी के साथ अलायंस करके, देवेगौड़ा भी एक किसान नेता के तौर पे वहाँ काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे अरसे तक मंत्री रहे और फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। तो ये जो लड़ाई है क्या सीधे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी या इसमें जेडीएस का भी कोई रोल होगा? कुर्बान भाई, जेडीएस का रोल है और जो देवराज और उसका समर्थक वर्ग था जी, वो उसको जोड़ने की कोशिश श्री देवेगौड़ा जी कर रहे हैं और कुमार स्वामी उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। पर दुख मुझे एक दूसरा हो रहा है कि विधानसभाओं के चुनाव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गवर्नेंस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, इनके ऊपर होना चाहिए। पर दुख इस बात का है कि कोई भी चुनाव लड़ने वाली पार्टी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन मुद्दों को किसी भी राज्य में अपने घोषणा पत्र का या अपनी चुनौतियों का कोई उसको स्थान नहीं देती, उसके ऊपर कोई उसकी तवज्जो ही नहीं है। चुनाव किसके ऊपर होता है? वो जो जिसको हम इमोशनल इशू कहें या जिनका सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से रिश्ता नहीं है। भगवान से रिश्ता हो सकता है, अल्लाह से रिश्ता हो सकता है, लेकिन इससे रिश्ता नहीं। ये दुख मुझे है जी, वही कर्नाटक में हो रहा है। तो आखिर जो अब चुनाव होने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं रहा है, मई तक वहाँ भी विधानसभा का गठन होना है, नई सरकार का गठन होना है। ये जो राजनीति हुई है लिंगायत को लेकर के, और इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा चला रही थी और प्रधानमंत्री ने जाकर के जिस तरह से चुनाव का अनाउंसमेंट किया, और वो कहीं जो आपने जिन बातों को कहा उससे अलग होने वाला है। मुझसे पूछ रहे हैं जी? मैं क्या कहूँ, चुनाव का क्या नतीजा होगा ये तो फिर उसी तरीके का भी बीच में सवाल आएंगे जैसे लिंगायत वाला सवाल आया। अभी कुछ और भारतीय जनता पार्टी एक छौंक कुछ मारेगी, क्या मारेगी इसका अंदाजा शायद अगले 3-4 दिनों में हो जाएगा, लेकिन कुछ नया छौंक उनकी तरफ से आने वाला है। पर वही मैं फिर अपना दर्द आपके सामने रखता हूं, आपके माध्यम से सुनने वालों को, कि दुख इस बात का है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे जिन्हें राज्य सरकारों को या सरकार बनाने वाली पार्टी को एज ए चैलेंज लेना चाहिए, वो चैलेंज लेने को कोई तैयार नहीं है। लोगों के लिए जलेबी बनाने का सबसे आसान तरीका है जो हर राज्य में हो रहा है, कर्नाटक में भी होने जा रहा है। इमरान कुरैशी, आपकी आखिरी कमेंट आपका कि ये जो इलेक्शन होने वाला है कर्नाटक में, इसमें आप किसी अजूबे का इंतजार कर रहे हैं या कि जो डिस्कोर्स चल रहा है जिन इश्यूज पे उन्हीं पे रहने वाला है? जी, ज्यादातर इसी विषयों पे चलेगा इलेक्शन। और जहां तक लिंगायत समुदाय का सवाल है, सिद्धरामैया की ये कोशिश है कि वो लिंगायत वोट बैंक जो येडियुरप्पा की वोट बैंक मानी जाती है, बीजेपी की वोट बैंक मानी जाती है, उसमें उसको तोड़ें। मगर सवाल इतना ही है कि वो कितने हद तक तोड़ सकते हैं। क्या 5%? अगर 5 या 10% भी उस वोट बैंक को तोड़े तो शायद कांग्रेस को अच्छा ही होगा। और इसमें देवेगौड़ा का क्या रोल रहने वाला है? क्या उनकी हैसियत वोट कटवा की होगी जो बिहार में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, या उससे ज्यादा भी कुछ? जी, दक्षिण कर्नाटक माने जहां भी वकीलिका समाज के लोग ज्यादा हैं, वहां जेडीएस और कांग्रेस के बीच चुनाव होगा ज्यादातर। बीजेपी का सिर्फ अर्बन एरियाज मतलब शहरों में होगा, कांग्रेस बीजेपी और जेडीएस के साथ। मगर उत्तर कर्नाटक में जहां वकीलिका समाज नहीं है, समुदाय नहीं है, वहां सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान कुरैशी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ने के लिए। स्वामी चक्रपाणी साहब, प्रवीण शंकर कपूर साहब, आनंद कुमार जी, संतोष भारती साहब और शकील अंसारी साहब इस चर्चा में, इस मुबाहिसे में शरीक होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि लिंगायतों के बारे में जो फैसला रियासती हुकूमत ने किया है
वो उनके हक में जाएगा और मरकज़ी हुकूमत भी उस पर अपनी मोहर लगाएगी। इसी उम्मीद के साथ मेरे साथ आज का मुद्दा में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।